दिख नहीं रहा बोर्ड पर। ब्राइटनेस ज्यादा है, मैं डार्क मार्कर से ही लिख रहा हूँ। एक मिनट रुक जाओ। हाँ अच्छा बेटा, मोल सबने डिफाइन कर लिया है, सबने लिख लिया मोल? जी बेटा, कहा मोल लिख लिया आपने? सबको समझ में आ गया मोल क्या है? अब्दुल रहमान 1, अब्दुल रहमान 2। जी जैद मुगल, नहीं कौन सा मुगल हो तुम? मुगल। चलिए जी आगे बढ़ रहे हैं बेटा। अब मेरी बात को गौर से समझना। मोल का कोई भी क्वेश्चन स्टार्टिंग फ्रॉम योर ओ लेवल्स केमिस्ट्री टिल द एंड ऑफ केमिस्ट्री, मोल का कोई भी क्वेश्चन हो, सिर्फ ओ लेवल की बात नहीं कर रहा हूं, ए लेवल से आगे की भी बात कर रहा हूं, मोल का कोई भी क्वेश्चन हो, उसको सॉल्व करने के लिए सिर्फ 4 ही फॉर्मूलाज हैं। पहले इसको दिमाग में बिठाओ, जिनको लगता है कि मोल बहुत बड़ा टॉपिक है, नहीं है, क्योंकि सिर्फ 4 फॉर्मूलाज होते हैं। मोल की सॉल्यूशन के लिए सिर्फ 4 फॉर्मूलाज हैं बस, ना सिर्फ ओ लेवल में बल्कि ए लेवल में भी। इसीलिए अगर आप ओ लेवल में अच्छे से मोल सीखते हैं तो ए लेवल में दोबारा पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि आपको आता होता है पहले से। तो मोल को सॉल्व करने के लिए किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, 4 ही फॉर्मूलाज हैं। पहले वो फॉर्मूलाज लिखते हैं, और खुदा के लिए 4 फॉर्मूलाज हैं, खुदा के लिए याद कर लो तो बहुत ही अच्छा है। चलिए जी, तो मोल्स हमने डिफाइन कर लिया। अब हम जा रहे हैं मोल्स के फॉर्मूलाज में। फिर मैं आपको कुछ बताऊंगा कि आपके सिलेबस में मोल के क्वेश्चंस किस तरह से कैटेगराइज होते हैं, और फिर हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग अगेन, मोल के लिए 4 फॉर्मूलाज हैं। फॉर्मूला नंबर 1 मोल के लिए, इट इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स divided by 6.02 exponential 23। नंबर ऑफ पार्टिकल्स जब मैं लिखता हूं तो इसमें क्या क्या काउंट होता है मेरे बच्चे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स में एटम्स भी आ जाते हैं, मॉलिक्यूल्स भी आ जाते हैं, और आयन्स भी आ जाते हैं। यानी अगर आपको एटम का नंबर गिवन हो, आपको मॉलिक्यूल्स का नंबर गिवन हो, आपको आयन्स का नंबर गिवन हो, everything will be considered as number of particle is a general term। पहला फॉर्मूला बड़ा आसान सा, मोल निकालने के लिए क्या करना है? डिवीजन करना है। किसको? पार्टिकल्स जो तुम्हें गिवन होंगे, किससे डिवाइड करना है? डिनोमिनेटर फिक्स है 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 से। ठीक है जी, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला, वॉल्यूम in dn cube upon 24 dn cube। वॉल्यूम इन dn cube upon 24 dn cube। अगेन वॉल्यूम dn cube होता है डेसीमीटर क्यूब या लीटर, एक ही बात है। लीटर और लीटर कमर्शियली लीटर बोला जाता है, और केमिस्ट्री के अंदर उसको केमिकली डेसीमीटर क्यूब बोला जाता है। यानी अगर तुमने 1.5 लीटर की कोको कोला खरीदी है, दैट इज 1.5 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है ना? तो लीटर और डेसीमीटर क्यूब सेम यूनिट होते हैं। तो वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 24। अब ये 24 भी स्टैंडर्ड नंबर है जो हर दफा सेम ही रहेगा। ठीक है जी, 24 भी यहाँ, जैसे यहाँ डिनोमिनेटर फिक्स था, इस फॉर्मूले में भी डिनोमिनेटर फिक्स है। दिमाग को समझाओ, इस फॉर्मूले में भी मोल डिवीजन से निकल रहा है, इस फॉर्मूले में भी डिवीजन से निकल रहा है। जिन लोगों ने स्कूल में मोल पढ़ा हुआ है, खुदा के लिए मैं प्लीज आपसे कहूंगा कि फॉर्मूला वहां शॉर्टकट या छोटा आपने पढ़ा होगा, छोटे फॉर्मूले की वजह से ही मरते हो तुम। फॉर्मूले में अगर तुम्हें ये चीजें याद हो जाए तो तुम्हें यूनिट कन्वर्जन के मसले खत्म हो जाए। इसलिए अगर आपने शॉर्टकट में पढ़ा हुआ है तो बेहतर है कि अब आप ऐसे याद रखें।
तो वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 24 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है जी। और रादर देन कि आप इस झगड़े में जाएं कि कब 1000 से मल्टीप्लाई करना है, कब डिवाइड करना है, आप उस झगड़े में जाए ही नहीं। अगर ये वॉल्यूम आप डेसीमीटर क्यूब में नहीं ले रहे हैं, बल्कि इससे छोटे यूनिट सेंटीमीटर क्यूब में ले रहे हैं, सेंटीमीटर क्यूब में ले रहे हैं, सेंटीमीटर क्यूब या जिसको आप मिलीलीटर कहते हैं, लीटर मिलीलीटर, डेसीमीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब, कंफ्यूज मत हो जाना। डीएम क्यूब या सीएम क्यूब, लीटर या एमएल एक ही बात है। लीटर और एमएल ये वो यानी एमएल इज इक्वल टू सीएम क्यूब है और लीटर इज इक्वल टू डीएम क्यूब है अपॉन 24,000 सीएम क्यूब। जरा फॉर्मूले पे गौर करना मेरे बच्चे। अगर वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में चल रहा है तो डिवाइड सिर्फ किससे करना है, 24 से, और अगर वॉल्यूम सीएम क्यूब में चल रहा है तो अब डिवाइड किससे करना है, 24,000 से। मैं इस चक्कर में आपको डाल नहीं रहा कि 1000 से मल्टीप्लाई कब करना है, डिवाइड कब करना है, तो भाई इसको ऐसे ही याद रखो, क्योंकि मुझे पता है मैं जितना भी समझाऊं 2-4 दाने ऐसे होंगे जो गलती करेंगे 1000 से डिवाइड और मल्टीप्लाई। जी क्योंकि ऊपर जो हमने नंबर दिया वो एवोगाड्रोस नंबर है, जबकि ये जो है ना वॉल्यूम है, और वॉल्यूम स्टैंडर्ड वॉल्यूम जो किसी गैस का होता है वो ये होता है 24 डेसीमीटर। दो अलग नंबर है, जरा समझना। दोनों फॉर्मूलेस को कंपेयर करो, दिमाग को समझाओ कि दोनों फॉर्मूला, सर ने कहा टोटल 4 ही फॉर्मूला, 4 फॉर्मूला से मोल सॉल्व होता है, इसके अलावा 5वां फॉर्मूला नहीं। पहला फॉर्मूला नंबर को नंबर से डिवाइड करना है, दूसरा फॉर्मूला वॉल्यूम को वॉल्यूम से डिवाइड करना है, यानी दोनों में डिवीजन ही हो रही है। तीसरा फॉर्मूला सुनो, तीसरा फॉर्मूला सुनो, मोल इज इक्वल टू मास अपॉन एआर और एमआर, मास अपॉन एआर और एमआर। ये तीसरा फॉर्मूला क्या आ गया, जिसमें मास को मास से डिवाइड करना है, नंबर को नंबर से डिवाइड किया, वॉल्यूम को वॉल्यूम से डिवाइड किया, मास को मास से डिवाइड किया। अब इसमें समझना, पिछले दोनों जो फॉर्मूला थे ना उनमें आसानी है। वो आसानी क्या है कि इनमें जो डिनोमिनेटर है ना वो फिक्स्ड है, डिनोमिनेटर की वैल्यू फिक्स है, कोई भी चीज हो यही वैल्यू लगेगी। लेकिन आप इस फॉर्मूले में जब देखेंगे मास अपॉन एमआर, तो आपको अच्छे से मालूम है एमआर आपको हर कंपाउंड के लिए अलग कैलकुलेट करना होता है, तो एमआर खुद ही कैलकुलेट करना होगा, लेकिन हर कंपाउंड के लिए अलग फिक्स वैल्यू नहीं होगी। हम एमआर कैलकुलेट करते हुए आ रहे हैं ना, हर कंपाउंड की अलग एमआर कैलकुलेशन होती है, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले में थोड़ी सी मेहनत आपकी बढ़ जाएगी, ये बात समझ में आ गई। ये तीनों फॉर्मूलास में कॉमन क्या है, तीनों में डिवीजन हो रही है, तीनों में क्या हो रही है, कुछ कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, तीनों फॉर्मूलास को अलग अलग याद रखो, इंशाल्लाह कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगी। चौथा और आखिरी फॉर्मूला, ठीक है, चौथा फॉर्मूला या लास्ट फॉर्मूला जो मोल में इस्तेमाल होता है, और मैं बार बार कह चुका हूं, आपको कॉन्फिडेंस दे दिया कि आपके आखिरी सांस तक जो मोल आएगा ना, सब मोल में यही 4 फॉर्मूले हैं। आखिरी फॉर्मूला जो है वो क्या है, कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। ये पहला फॉर्मूला है जिसमें मल्टीप्लिकेशन हो रही है, डिवीजन नहीं हो रही। कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, और जब वॉल्यूम आया तो मेंशन करना पड़ेगा डेसीमीटर में है कि सेंटीमीटर में, तो वॉल्यूम इन डीएम क्यूब, कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन डीएम क्यूब, जिसको आपने स्कूल में पढ़ा होगा सीवी, मोल इज इक्वल टू सीवी, सी फॉर कॉन्सेंट्रेशन, वी फॉर वॉल्यूम। मसला ये है कि सीवी सुनने में तो बड़ा आसान लगता है सीवी, लेकिन उस वी में आपको फिर यही कंफ्यूजन रहती है कि वो डेसीमीटर है कि सेंटीमीटर है, डेसीमीटर होगा तो क्या करेंगे, सेंटीमीटर होगा तो क्या करेंगे। तो रादर देन पुटिंग योरसेल्फ इन दिस काइंड ऑफ कंफ्यूजन, क्योंकि कुछ स्मार्ट बच्चे तो समझ लेते हैं, लेकिन जो बेचारा एवरेज बच्चा है वो इसी में जूझता रहता है कि यार कब डिवाइड करना है, कब मल्टीप्लाई। तो फॉर्मूला ही वैसे याद रखते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन डीएम क्यूब। यस मैं बता रहा हूं अभी और करके मैंने एक और फॉर्मूला लिखा है। अब इसका सेकंड वर्जन देख लो, जैसे इसका मैंने वॉल्यूम में सेकंड वर्जन लिखा था, यहां सेकंड वर्जन देखो बेटा। सेकंड वर्जन क्या है कि अगर लेट्स से वॉल्यूम डीएम क्यूब में नहीं है तो फिर क्या करना है, तो फिर फॉर्मूला हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन सीएम क्यूब डिवाइडेड बाय 1000।
रिमेंबर दिस एज एन इंडिविजुअल, अलग से फॉर्मूला के तौर पे याद रख लो। इनिशियली मुश्किल होगी, लेकिन इंशाल्लाह प्रैक्टिस के बाद तुम्हें ये झंझट ही नहीं रहेगी कि कब तुम्हें डिवाइड करना है, कब मल्टीप्लाई करना है। रिमेंबर दीज 4 फॉर्मूलाज, रिमेंबर दीज 4 फॉर्मूलाज, ठीक है जी। तो मेरे साथ रिपीट करेंगे। पहले 3 फॉर्मूलाज में डिवीजन हो रही है, चौथे फॉर्मूला में मल्टीप्लिकेशन हो रही है। पहले 3 फॉर्मूला में जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो खुद निकालनी होगी। यहां तो ऑलरेडी गिवन है, यहां पर भी खुद ही निकालनी होगी। एमआरपी खुद ही कैलकुलेट करना होगा, आपको गिवन नहीं होगा। और चौथे फॉर्मूला के अंदर कॉन्सेंट्रेशन आ गई है। कोई मसला तो नहीं है? ये चारों फॉर्मूलाज नोट कर लिया आपने? सबने नोट किए? यस सर। बेटा शुरू के 50 क्वेश्चन में अगर हर बार फॉर्मूला लिख लिया ना तुमने, इंशाल्लाह फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे। तुम लोग का एक मसला ये है कि तुम लोग जंप करना चाहते हो, चीजें समझ में आने लगेंगी तो बोलोगे बस दौड़ो, कैंगरू की तरह जंप करो। उस जंप में क्या होगा? नाक तोड़वाओगे, क्योंकि फॉर्मूला ही भूल जाओगे। तुम्हें सोल्यूशन याद रहेगा, लेकिन ये याद नहीं रहेगा कि किस फॉर्मूला से हो रहा था, जो कि बाज दफा आपको फंसा देता है। इसलिए प्लीज कुछ इनिशियल 50 क्वेश्चंस एटलीस्ट जो है ना फॉर्मूला लिख लिख के करो। फिर अगर बहुत अच्छे से दिमाग में ठुस गया है तो फिर डायरेक्टली कर सकते हो। उम्मीद है कि फिर भूलोगे नहीं, लेकिन डायरेक्टली जंप करने के चक्कर में मत रहो कि फॉर्मूलाज को ऐसे याद रखना। इज दैट क्लियर? अच्छा, यस सर। अगली से पहले क्या आगे है, मोल के क्वेश्चन में एक बड़ी कंफ्यूजन बच्चों को ये होती है कि हमें डेटा नहीं समझ में आता। क्योंकि मोल का जो क्वेश्चन आता है ना, उसमें पैराग्राफ भी लिखा हुआ है बहुत, और अलग अलग बकवास भी लिखी हुई है। तो अब एक एवरेज बच्चा ये सोचता है कि हमें कैसे पता चलेगा, डाटा नहीं बन रहा उससे, उसको समझ नहीं आ रहा कि गिवन क्या है और रिक्वायर्ड क्या है। बेटा मैं हमेशा हर साल ये जुमला रिपीट करता हूं कि मोल को समझना है ही नहीं, समझने का टॉपिक ही नहीं है मोल। मोल करने का टॉपिक है। जो मैं आपको बता रहा हूं वैसे करें, इंशाल्लाह हो जाएगा। घंटा नहीं समझ में आए तुमको, फिर भी तुम्हारा आंसर ठीक आएगा। और मैंने हर साल ऐसे बच्चे पढ़ाए जिनको मोल का कख नहीं, आखिर में आते हैं सर मोल नहीं आता, 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 क्या करें क्या करें क्या करें। अब क्या करना है, तो उनको भी उसी तरीके पे एक्सप्लेन कर रहे हैं जिससे आपको टाइम ज्यादा मिलेगा करने के, उनको उतना नहीं मिलेगा। कि मोल को मैं तो खुद कह रहा हूं कि समझने, यानी तुम्हें कख नहीं पता चल रहा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, लेकिन तुम सही डाटा बनाओगे, सही आंसर निकालोगे। अगर मैं जो बोल रहा हूं वो याद रखा तो इंडिपेंडेंट हो जाएगा कि क्वेश्चन चाइनीज में लिखा हुआ है, फ्रेंच में लिखा हुआ है या इंग्लिश में लिखा हुआ है। ठीक है जी, अगली बात समझना, फॉर्मूला नोट कर लिए? अगली बात, बल्कि यहां लिखूं नजर आएगा? हाँ नजर आएगा। चलो मेरे बच्चे, डाटा जिन लोगों को बनाना नहीं आता ना, मैं कहता हूं भाई समझ के बनाना ही नहीं है, देख कर बनाना। अगर अंधे नहीं हो तो अगर समझ में नहीं भी आ रहा तब भी डाटा सही बनेगा। कैसे? आओ देखते हैं। देखो डाटा बनाने की जो ट्रिक है ना, वो है यूनिट्स में छुपी हुई। फिजिक्स पढ़ते हो तुम लोग, फिजिक्स में तुम्हें पता है यूनिट की बड़ी वैल्यू होती है, हर क्वांटिटी का यूनिट है। तो बेसिकली तुम्हें डाटा बनाने में सबसे बड़ा जो हेल्पफुल जो तुम्हें मटेरियल मिला है ना, वो है यूनिट। तुम उसको देखो, उसको समझने की जरूरत तो नहीं है ना। तो क्या है भाई, ग्राम में जो चीज गिवन है वो क्या होगी? मास पे भले समझ में ना आ रहा हो, भाई ग्राम देख तो सकते हो ना, कि जिस चीज के आगे ग्राम लिखा हुआ है इसका मतलब वो क्या हुआ? मास। और अगर लिखा हुआ है डैश ग्राम, इसका मतलब है मास रिक्वायर्ड है। भाई डैश ग्राम में क्वांटिटी ऑफ मास नहीं है, इसका मतलब मास क्या है? रिक्वायर्ड। तो जिस चीज जिस वैल्यू के आगे ग्राम लिखा हुआ है वो क्या हो गई? मास हो गई। इज दैट क्लियर? इसी तरह जिस वैल्यू के आगे डीएनक्यू, सीएनक्यू, एमएल या लीटर, इन चार में से कोई भी एक चीज लिखी हुई है, डीएनक्यू, सीएनक्यू, एमएल या लीटर, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 20 ml, तो ये 20 ml क्या है? वॉल्यूम। इसको याद रखिए, यूनिट्स को याद रखना है। अगर मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, मैं कहता हूं 1.2 डीएनक्यू, ये 1.2 डीएनक्यू क्या है? वॉल्यूम। तो मैं पीछे आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा हूं, लेकिन 1.2 डीएनक्यू के बारे में यू हैव टू बी श्योर कि क्या है? वॉल्यूम है। क्योंकि वंस यू मेक द करेक्ट डेटा, फिर तो फॉर्मूले का काम है और कैलकुलेटर का काम है। क्या समझे? यूनिट को पकड़ के रखना है। भाड़ में गई एक्सप्लेनेशन, कोई फायदा नहीं है एक्सप्लेनेशन का मोल के किसी क्वेश्चन में, सिर्फ यूनिट पता होने चाहिए। यूनिट देखने हैं, समझने तो है नहीं। अच्छा, उसके बाद क्या है? उसके बाद है जिस चीज के आगे MOL, मोल लिखा हुआ है, MOL, ये क्या है? मोल है। अगर मैं कह रहा हूं 2 मोल्स, तो 2 मोल्स का मतलब 2 मोल हुआ ना भाई, मोल गिवन है। मैं कह रहा हूं 0.25 मोल्स ऑफ NaOH,
तो 0.25 मोल्स क्या है, मोल्स ऑफ NaOH गिवन। और अगर मैं कहूं 0.25 ग्राम्स ऑफ NaOH तो क्या गिवन है, जवाब दो बेटा ऑनलाइन वाले। 0.25 ग्राम्स ऑफ NaOH कहूं तो क्या गिवन है, NaOH का मास। मास। अगर मैं कहूं 0.25 ml ऑफ NaOH सॉल्यूशन, वॉल्यूम। ठीक है ना, तो यूनिट को पकड़ना है, यूनिट दिखेगा, यूनिट देख समझना तो है नहीं यूनिट को। अच्छा तो MOL मोल में मोल दिया हुआ है। अच्छा अब वो क्वांटिटी बता रहा हूं जिसमें सबसे ज्यादा गड़बड़ होती है, और वो क्या है, ये मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब, या समटाइम्स इट इज आल्सो गिवन एज ग्राम्स पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब या ग्राम पर डीएम क्यूब। बेटा ये पूरा का पूरा यूनिट किसका है, कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट होता है। कहीं पर भी मोल पर डीएम क्यूब लिखा हुआ है तो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है। उसमें मोल और वॉल्यूम को अलग नहीं करना है तुमने। मैं कहता हूं 2 मोल पर डीएम क्यूब, तो आप कहें सर 2 मोल पर डीएम क्यूब में 2 मोल गिवन है, ना 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 ना, 2 मोल पर डीएम क्यूब इज कॉन्सेंट्रेशन। 2 मोल per dm cube as a whole is a unit of concentration। अब यहां गड़बड़, सबसे ज्यादा concentration में गड़बड़ होती है। आपसे कहता हूं मैं 0.25 मोल पर डीएम क्यूब, अब आप बोलते हैं सर 0.25 मोल दिया हुआ है। अबे गधे 0.25 मोल नहीं दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, 0.25 मोल पर डीएम क्यूब गिवन है व्हिच इज कंसंट्रेशन। तो मोल और मोल पर डीएम क्यूब में कहानी अलग हो जाएगी। अगर सिर्फ मोल लिखा हुआ है तो मोल है, मोल पर डीएम क्यूब लिखा हुआ है तो क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है। बात समझ में आ रही है, मोल पर डीएम क्यूब। अच्छा एक बात और बता दूं, ये वरना फिर आगे आके पूछ दो, मोल पर सीएम क्यूब कोई चीज नहीं हो। आप ये खुद से अज्यूम कर लेते हैं कि मोल पर डीएम क्यूब है ना, तो शायद मोल पर सीएम क्यूब भी होता हो। ना ना ना, मोल पर सीएम क्यूब कोई चीज नहीं होती। वॉल्यूम किसी भी यूनिट में गिवन हो, कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट मोल पर डीएम क्यूब भी होता है। मेरी बात को और सुनते जाओ, वॉल्यूम किसी भी यूनिट में गिवन हो, कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल पर डीएम क्यूब ही होता है। कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट मोल पर डीएम क्यूब ही होता है। एक और यूनिट याद आ गया कॉन्सेंट्रेशन के लिए, और वो होता है एम। ऐसे लिखा होता है कैपिटल एम। दिस एम इज आल्सो रेड एज मोल पर डीएम क्यूब। मोल पर डीएम क्यूब, ग्राम पर डीएम क्यूब, या ये एम, ये सारी चीजें किसको रिप्रेजेंट करती है, बोलो भाई, कॉन्सेंट्रेशन। और बेटा जिस चीज के आगे कोई यूनिट नहीं लिखा हुआ वो नंबर होता है। देखो वॉल्यूम के आगे डीएम क्यूब सीएम क्यूब चल रहा होगा, मास के आगे ग्राम चल रहा होगा, कॉन्सेंट्रेशन के आगे जो है ना मोल पर डीएम क्यूब चल रहा होगा, और जिस चीज के आगे कोई नंबर, कोई यूनिट नहीं लगा हुआ वो नंबर है। वो क्या है, नंबर। समझे नहीं समझे, समझे नहीं समझे। तो नंबर का क्या मतलब उसमें काम होता है? हाँ ये तो कह रहा हूं, नंबर का कोई यूनिट नहीं होता। नंबर जो गिवन होगा वो दैट इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये वाला, ये डाटा गिवन हो। यहां तक नोट कर लिया सबने, ऑनलाइन पे ऑफलाइन पे सबने नोट कर लिया। अब तक मैंने क्या समझाया, मैंने कहा भाई पहले तो समझ लो कि मोल मुश्किल है, और ये तुम अभी खुद अपने मुंह से थोड़ी देर में समझना लग तुम्हें आने लगेगा। आज से 2-4 क्लासेस बाद बोलोगे मोल हलवा। लेकिन प्रॉब्लम कहां से आती है, जब आप क्लासेस मिस करते, जब आप होमवर्क नहीं करते, या जब आप रिटेन नहीं कर पाते। मैं आपको कह रहा हूं नाम मोल को समझना है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 4 फॉर्मूला से 40 नहीं है कि आप याद नहीं कर सकते। उसके बाद में फॉर्मूलाज भी मैं इस तरह लिख रहा हूं जिसमें आपको ये सवाल रहे नहीं कि डिवाइड कब करना था और नहीं करना था। क्लियर है। और फिर डेटा बनाना क्यों मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि आपको यूनिट याद करने होंगे, और ये आपको शायद पता ही पहले से, लेकिन आप क्या है, फोकस नहीं करते। तो आप इस तरह के इस इंफॉर्मेशन के साथ जब उतरेंगे मोल का क्वेश्चन करने के लिए, तो आप छते फाड़ के निकलेंगे। ठीक हो गया। इसको नोट अगर आपने कर लिया है, तो इससे पहले कि मैं मोल का फर्स्ट क्वेश्चन आपको कराऊं, मुझे बताना पड़ेगा कि मोल के क्वेश्चंस कितने टाइप के आपके सिलेबस में है, क्योंकि मोल की बहुत बड़ी वैरायटी है तुम्हारे सिलेबस के अंदर। मैं बता चुका हूं कि आपका पेपर 4 आधा मोल ही है, आधा पेपर ही मोल है। मोल के बगैर फेल हो जाओगे इसके अंदर। तो इसलिए मोल में वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा है, एंड ट्रस्ट मी हम एक एक वैरायटी को टच करेंगे, चाहे फिर आप करना चाहें या ना नहीं करना है। तो आपके रजिस्टर में जो आप प्रैक्टिस करेंगे ना, यही वो प्रैक्टिस है जो आपको काम आएगी।
यानी अगर तुमने मोल रिवाइज करना है, स्कूल में टेस्ट होने वाला है, तो रजिस्टर के अंदर जितना मोल सर ने कराया है वो सारा रिपीट करके जाओ, कोई एक क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, आ ही नहीं सकता। बराबर, चलो मैं इसको रब कर रहा हूं और मैं जस्ट आपको ब्रीफ करता हूं कि मोल में मेजरली किस तरह के क्वेश्चंस का सामना आपको करना पड़ता है और किस तरह से हम उसको करेंगे। साइलेंट हो गए? अच्छा बेटा, क्या नाम तुम्हारा? पलक। बेटा साइलेंट करने में कितना टाइम नहीं लगता, तुम बस ये मोबाइल लेके वहां रख। चले जी बेटा, मोल्स में ना मेजरली दो तरह के क्वेश्चन है। एक वो है जो कि यूजुअली जो है वो एटीपी में आते हैं, P1 में आते हैं, उनको मैं यूं कह लेते हैं, हम उसको यूं कर लेते हैं कि मोल्स का जो टॉपिक है उसमें दो तरह के क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है विदाउट इक्वेशंस, यानी ऐसे क्वेश्चन जिनमें कोई इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन का कोई रोल नहीं, और दूसरे क्वेश्चन है विद इक्वेशंस। अब थोड़ा सा ये सारी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देना जरूरी है ताकि आपके पास स्ट्रेटेजी आ जाए कि करना क्या है। एक क्वेश्चन है जिनमें इक्वेशंस गिवन नहीं होती या इक्वेशंस का कोई रोल नहीं होता, और दूसरे वो क्वेश्चंस हैं जिसमें इक्वेशंस इन्वॉल्व हो जाती हैं। यूजुअली ये वाले क्वेश्चन मुश्किल लगते हैं आपको, जहां पर इक्वेशंस आ जाती हैं। हम लोग स्टार्ट यहां से करेंगे लेकिन ऑटोमेटिकली हमने यहीं जाना है, ठीक है। अब जरा बात समझिएगा, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो ये कि ये बड़ा कॉमन कंफ्यूजन होता है बच्चे को कि सर इक्वेशन गिवन है लेकिन इस्तेमाल नहीं हो रही। ऐसा देखो, ये मैंने लिखा ना विदाउट इक्वेशन, इसका मतलब ये नहीं है कि इक्वेशन गिवन ही नहीं होगी। देयर आर क्वाइट जो है ना वो चांसेस हैं कि इक्वेशन गिवन हो लेकिन इक्वेशन को यूज ही नहीं करना हो। अब यहां बच्चे का दिमाग घूम जाता है, बोलता है यार ये क्या मजाक हो रहा है, अगर इक्वेशन को यूज ही नहीं करना था तो इक्वेशन दी क्यों है, और हमें कैसे पता चलेगा कि कब यूज करना है और कब नहीं करना है। ये वो पहला मेजर कंफ्यूजन है जो मोल के अंदर आता है बच्चे को। बड़ा आसान सा जवाब है इसका मेरे बच्चे, मेरे नौवे हाथ। जब आपको गिवन जो है ना, गिवन इंफॉर्मेशन, लेट्स से वो सब्सटेंस ए की है, सब्सटेंस ए के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है और रिक्वायर्ड भी आपको सब्सटेंस ए का ही पूछा जाए। फॉर एग्जांपल ए सब्सटेंस ए का मास गिवन हो, क्या गिवन हो सर, वॉल्यूम भी ए का ही पूछा जाए, तो ये वाली सिचुएशन हो गई कि मास भी ए का गिवन है और वॉल्यूम भी किसका पूछा हुआ है, ए का। तो बेटा जब आपको गिवन और रिक्वायर्ड सेम सब्सटेंस का हो तो फिर इक्वेशन लिखी भी हो तो उसका इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। जबकि जब आपको गिवन जो है वो सब्सटेंस ए का हो लेकिन रिक्वायर्ड जो हो सवाल में वो किसी और सब्सटेंस का हो, तो यहां पर भले इक्वेशन नहीं लिखी हो, बनानी पड़ेगी और फिर उसको यूज करना होगा। जरा समझना, अभी चीजों को शायद प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट नहीं समझ पा रहे हो कैसे करेंगे क्योंकि अभी एग्जांपल नहीं है सामने, लेकिन ये सारे जनरल फ्रेम्स हैं जो मैं आपको दे रहा हूं कि अगर जो गिवन है वही उसी के बारे में रिक्वायर्ड भी है तो केमिकल इक्वेशन लिखी भी हो तो इस्तेमाल नहीं होगी। लेकिन यहां पर अटकते हैं बच्चे, बाज दफा जो कॉमन इक्वेशन हैं आपके सिलेबस में बार बार आ रही है वो गिवन नहीं होती लेकिन सवाल में यूज हो रही होती। तो ये कैसे पता चलेगा कि अगर लेट्स सपोज मैं आपको अनाब NaOH का डाटा देता हूं और मैं रिक्वायर पूछता हूं HCl का, NaOH का डाटा दिया और रिक्वायर किसका पूछ रहा हूं मैं, HCl का, तो भले से सवाल में इक्वेशन लिखी हुई नजर नहीं आ रही हो, तुम्हें खुद बनानी होगी NaOH प्लस HCl की इक्वेशन। कैसे बनाओगे, सिलेबस में बार बार आएगी ये इक्वेशन, समझ में आ रही बात। तो वहां पर फिर इक्वेशन बनानी होगी और फिर वहां उसको यूज करना होगा, कैसे करते हैं वो हम सीखेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं। तो हम मोल्स के क्वेश्चन को यहां से स्टार्ट कर रहे हैं और फिर यहां तक जाएंगे और इसके अंदर भी फर्दर बहुत सारे केसेस हैं, सारे करेंगे। अब बहुत लंबी तमहीद हो गई है तो क्यों ना एक्शन शुरू किया जाए। तो अब हेडिंग बना लीजिएगा क्वेश्चन विदाउट इक्वेशंस, ठीक है, और क्वेश्चंस विदाउट इक्वेशंस की हेडिंग आपके पास आ जाएगी और सवाल लिखें।
फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, स्पीड पकड़नी है। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आप तेज हो जाएंगे करने में। साइंटिफिक कैलकुलेटर सबके पास होना चाहिए, क्योंकि एक्सपोनेंशियल, ये जो एक्सपोनेंशियल 23 लगाया हमने, ये साइंटिफिक कैलकुलेटर में ही लगेगा, मोबाइल के कैलकुलेटर में नहीं लगेगा। ठीक है जी, सवाल लिखिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। मैं स्टेप वाइज कराऊंगा, पहले फॉर्मूला के क्वेश्चंस पे, दूसरे फिर तीसरे पे चौथे। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl if 3.01 exponential 20, 10 की पावर ऑफ 20 exponential 20 molecule 20 particles of, or 20 particles are present in the medium. 3.01 exponential 20 particles are present in the medium. सवाल मेरे साथ दोबारा से रीड करें और सवाल को सॉल्व करते हैं। जल्दबाजी दिखाने की जरूरत नहीं है, दिमाग को समझ में आना चाहिए कि आपने कैसे किया है। जनाब सवाल में बहुत ऑब्वियस सी बात है, सवाल को कोई एक बच्चा रीड करे। समीर रीड करो। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। तो एक चीज बहुत ऑब्वियस हो गई, क्या निकालना है भाई? नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। किसी को कोई कंफ्यूजन ऑनलाइन में? उसके बाद क्या कहा उसने? ठीक है, 3.01 एक्सपोनेंशियल 20 पार्टिकल। वैसे तो उसने आगे वर्ड कह दिया पार्टिकल, कोई यूनिट भी गिवन नहीं है। इसका मतलब क्या गिवन है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। यस और नो बच्चों? नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना? 3.01 एक्सपोनेंशियल 20। इज एवरीबॉडी क्लियर ऑन दिस? यस, ऑनलाइन पे? यस सर। क्लियर। कौन सा फॉर्मूला लगाएं? फॉर्मूला नंबर 1, मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ particles upon 6.02 exponential 23। नंबर ऑफ पार्टिकल पुट करेंगे 3.01 exponential 23 upon 6.02 exponential 20। ये सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10 की पावर 3। आप कैलकुलेटर पे कर लें। कैलकुलेटर पे एक्सपोनेंशियल डालना आता है? ओ सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, उल्टा लिख दिया। यू आर राइट। यहां 20 आएगा और यहां पर 23 आएगा, ये माइनस का 3 बनेगा। कैलकुलेटर पे एक्सपोनेंशियल डालना आता है सबको? कैलकुलेटर पे कैसे लिखेंगे? 3.01, और कैलकुलेटर पे जरा देखिएगा, इज इक्वल टू के बटन के बराबर में एक बटन होता है जिस पर 10 की पावर लिखा होगा या EXP लिखा होगा। तो आपने क्या करना है? 3.01 लिखा और वो बटन दबाया और उसके बाद डायरेक्ट पावर लिख दी 3.01, फिर आपने एक्सपोनेंशियल का बटन प्रेस किया और उसके बाद डायरेक्ट पावर लिख दी 20, फिर डिवाइड लगाया 6.02, फिर वो एक्सपोनेंशियल का बटन दबाया और 23 पावर। हाँ क्या है? बंदर के हाथ में नारियल देते यही होता है। सर एक मिनट आप किसी का आंसर 5 एक्सपोनेंशियल -4 भी आ रहा है तब भी सही है। 0.5 एक्सपोनेंशियल -3 या 5 एक्सपोनेंशियल -4 एक ही बात है। सर बोर्ड पे लिखा हुआ कुछ भी नजर नहीं आ रहा मुझे। आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन मैं बोल तो रहा हूं ना मेरे बच्चे। ये आंसर आपको, फॉर्मूला आपने उतार लिए थे? फॉर्मूला उतार लिए थे बेटा? जी इस फॉर्म में आ रहा है।
सर 5 आपको ये समझ एक्सपोनेंशियल में आ गया इस -4 क्वेश्चन सही है में फॉर्मूला नंबर 1 अप्लाई होगा? कहां गई बेटा, जवाब देते जाओ। फॉर्मूला नंबर 1 अप्लाई होगा, ये क्लियर है? यस सर। ठीक है जी, आपने वैल्यूज पुट की है, सीधा सीधा डिवीजन करना है, कोई रॉकेट साइंस इसमें है नहीं। अगला सवाल लिखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स for 10 molecules of chlorine gas, 10 molecules of chlorine gas, 10 molecules of chlorine gas। अगेन आपसे क्या पूछा गया भाई, मोल रिक्वायर्ड है और आपको क्या गिवन क्या है बेटा अब्दुल रहमान, 10 मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगेन यू हैव टू यूज द फर्स्ट फार्मूला, यस और नो एवरीवन। अब्दुल समी, यस सर। तो क्या हो जाएगा बेटा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की जगह 10 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 एंड द आंसर इज, समझ में आया, करो ना बेटा, एंड द आंसर इज 1.66 my 1.66 exponential minus 23. Fiza Mirza, is this the answer beta? यस सर। Next question, calculate the number of moles, calculate the number, उस्मान समझ में नहीं आ रहा, calculate the number of moles in 0.25 atoms of carbon। डॉक्टर ने आप दोबारा बोल सकते हैं? जी बेटा, क्या कह रहे हो नाम? सर आप दोबारा बोल सकते हैं क्वेश्चन? मैंने कहा कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 0.25 एटम्स ऑफ कार्बन। 0.25 atoms given है, again it is the number of particle and you need to calculate moles। come on शाबाश, मुश्किल लग रहा होगा बहुत, है ना? नहीं बहुत मुश्किल है। क्या आंसर आ रहा है बेटा? मानूर आंसर बताओ बच्चे। Sir, 4.15 exponential minus 25. नहीं समझ में आया, क्या बोल रहे हो? 4.15 exponential minus 25. 4.15 exponential minus 25 this is the answer। वजीउद्दीन यही आंसर आ रहा है। ताहा, बख्तावर, अनाब, अबीहा, पुस्समी, जैद मुगल। जी सर यही आंसर आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, जी कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सवाल थोड़ा सा चेंज हो गया, क्या निकाल रहे हैं? कैलकुलेट द नंबर, अच्छा नंबर ऑफ पार्टिकल एक ही फॉर्मूले में आते हैं तो लाजमी सी बात है यही लगेगा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 5 moles, in 5 moles of NaOH, 5 moles of NaOH। अब्दुल रहमान भाई, इनकी गाड़ी हर दफा क्यों पहले आ जाती है? अब जो भी आ रहे हैं उनको हम एक्सक्यूज करेंगे, हर क्लास में गाड़ी आ जाती है। केमिस्ट्री क्लास बताओ उनसे पहले आती है, अपनी बायो क्लास भी। हाँ पता नहीं। अच्छा चलो बेटा, आपको क्या क्या आ गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने और मोल्स कितने गिवन है बेटा? शाबाश, 5 मोल्स है। अब उल्टा हो गया, अब फॉर्मूला कैसे डिफरेंट हो जाएगा? थोड़ा सा फॉर्मूला वही लिखोगे बेटा, मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन 6.02 एक्सपोनेंशियल 23
3। अब यहाँ क्या होगा, मोल्स गिवन है बेटा इधर 5, तो ये यहाँ जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 5 टाइम्स 6.02 एक्सपोनेंशियल 23, 3.01 एक्सपोनेंशियल 24। क्या सबका आंसर यही है जी? ऑनलाइन वाले बच्चों क्या यही आंसर है? ऐसे मेरे होते थे। Yes, sir. होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, शाबाश। कैलकुलेट द नंबर ऑफ molecules, calculate the number of molecules in 0.625 moles of CaCO3, calcium carbonate, CaCO3. Calculate the number of molecules present in 0.625 moles of CaCO3. जी फिजा आंसर बताओ बेटा। सर एक सेकंड कैलकुलेटर में डाल रही हूँ। सिंपली क्या होगा, 0.625 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मोल्स गिवन है, डाटा में कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को। 0.625 मोल्स है, नंबर जाके उधर होगा मल्टीप्लाई, एंड द आंसर इज 3.76। इतना नंबर आता है उसको 6 पॉइंट एक्सपोनेंशियल क्या है 3.76 exponential 23. Is this the answer? यस सर। Yes, sir. आपने देखा कि कोई रॉकेट साइंस नहीं, या तो डिवाइड करना ना सीधा या फिर जी बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा। कैलकुलेट number of moles, calculate number of moles in 60 grams of 60 grams of क्या है 60 ग्राम, ये मास, 60 grams of NaOH, 60 grams of NaOH, 60 grams of NaOH। अब तो समी क्या कह रहे हो बेटा, $60 grams of MaOH. क्या है ग्राम, क्या है ये मास। Yeah, कौन mass, सा sir. फॉर्मूला है? क्या अभी भी फॉर्मूला नंबर 1 अप्लाई करेंगे? नो और सर। मास की फॉर्मूले में आता है, कौन सा है, फॉर्मूला नंबर 3। अब देखो कितना आसान है, 3। फॉर्मूला का कंफ्यूजन भी नहीं है। अब आप सीधा अप्लाई करते फॉर्मूला, मोल इज इक्वल टू मास की जगह क्या आ जाएगा 60 ग्राम। अब एमआर निकालना होगा खुद से, यहां से अब वर्किंग बढ़ गई है, क्यों? क्योंकि एमआर है ना, मास अपॉन एमआर। एमआर कैसे निकालेंगे, देखो तरीका देख लो। आप लिखा है ऐसे NaOH, पहले आपको ये वर्किंग नहीं करनी पड़ेगी, अब करनी पड़ेगी। 60 ऐसे आ गया, Na का मास कितना होता है 23, करते आ रहे हो। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो प्लस कर लिया, तो ये आ गया 60/40 एंड डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.5। इज दैट क्लियर? Are you with me? Sir. Yes, sir. Are you with me? Yes, sir. तो आपने समझा मास वाले में ख्वारी ज्यादा है। क्या ख्वारी है कि डिनोमिनेटर कैलकुलेट करना पड़ेगा, एमआर कैलकुलेट करना पड़ेगा। सबका आंसर आ गया 1.5। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. कराता हूं। कैलकुलेट, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स
in 50 grams of 50 grams of CaCO3. Calculate the number of moles in 50 grams of CaCO3. बेटा मासेस लिखवाए हुए मैंने, उनको यूज करना है. CaCO3. Sir, in 50 grams of. जी 50 ग्राम. यस, क्या हो जाएगा? 50 ऊपर आ जाएगा मास. CaCO3 ऐसे नीचे लिखना है आपने. MR कैसे कैलकुलेट होगा? कैल्शियम इज 40 प्लस 12 प्लस 16 टाइम्स 3, 50 अपॉन 100 डिवाइड किया, आंसर आ गया 0.5. करो भाई. तो यार देखो, मासेस याद करने का फायदा क्या होगा? अगर तुम्हें मासेस हर बार पीरियोडिक टेबल में जाके घूमना पड़ेगा. लिस्ट इसलिए लिखवाई है कि कॉमन मासेस याद हो जाए. किसी को ऑनलाइन में कंफ्यूजन तो नहीं है कि कैसे हो रहा है? No, sir. No. बोलो बेटा. मानूर, ताहा, वजीउद्दीन, जैद मुगल, बख्तावर, अनाब, अबी, अब्दुल समी, नबील. No, sir. No problem, sir. No confusion, No, sir. sir. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. कैलकुलेट. बेटा अभी तो शुरू किए, आज से वर्कशीट का मजा आएगा. आज से वर्कशीट पे वर्कशीट ही ग्रुप पे आ जाए. नहीं, इसको प्रिंट करा के उसकी बत्ती बनाना. कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स. कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स in 9.8 grams of H2SO4. 9.8 grams of H2SO4. अब देखो सर, डेटा में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है. मास कितना है? 9.8. सॉल्व कैसे करेंगे? 9.8 आ गया, हाइड्रोजन का मास 1 टाइम्स 2 सल्फर 32 प्लस 16 टाइम्स 4 9.8 डिवाइडेड बाय 98 इज इक्वल टू 0.1. 0.1. कैलकुलेटर तो इंसान ने बनाया. हाँ रटा हुआ है, सही. सबका आंसर आ गया? Yes, Yes, sir. sir. कैलकुलेट. स्पीड पकड़ो, स्पीड. 10 सेकंड में एक सवाल चाहिए बेटा. कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स. कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स in calculate the number of moles in 90 grams of water. In 90 grams of water. Yes, 90 आ गया मास. Water H2O 90 divided by 1 into 2 plus 16. 90 upon 18. Answer is 5. Hello. बेटा हो गया सबका? ऑनलाइन वाले? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Done. Yes, बहुत sir. हो मुश्किल गया. लग रहा होगा. बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल. तुमसे ना हो पाए. चलो लिखो. कैलकुलेट द मास. कैलकुलेट द मास. कैलकुलेट द मास of of 6
6 moles of sodium. Calculate the mass of 6 moles of sodium. 23. Calculate the mass of 6 moles of sodium. Given क्या है? Moles of sodium है. Mass निकालना है. Sodium का AR रखेंगे. AR कितना है? 23. तो 6 और 23 आपस में क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई. 6 times 23 is 130. 138. आगे आंसर? Yes, sir. Yes, sir. बेटा आगे आंसर? ऑनलाइन वालों? Yes, sir. आ गया है. Yes, sir. आ गया. Yes, sir. चलो कैलकुलेट द मास. Calculate the mass. Next, calculate the mass of 2 moles of H2SO4. 2 moles of H2SO4. Calculate the mass of 2 moles of H2SO4 and the answer is 196. क्या आंसर आ रहा है भाई? $196 grams. अनाफ, फिजा, अबीहा हो गया. Yes, sir. लास्ट क्वेश्चन. जी सर, हो गया. लास्ट क्वेश्चन आज का. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. Calculate the mass of 2 moles of chlorine gas. Chlorine gas क्या होती है? Cl2 होता है chlorine gas. Cl2. And the answer is 142. बेटा Cl2 होती है chlorine gas. 35.5 times 2 is 71 and times 2 is 142. सबने कर लिया बच्चों? वजीउद्दीन, ताहा, नवीद बेटा किया? Yes, sir. कर लिया. Yes, sir. कर. इंशाल्लाह इसी को यहाँ से कंटिन्यू करेंगे. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. टेस्ट रिजल्ट्स 1 मिनट रुक